एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। आज से कुछ समय पहले तक एफडी को एक सबसे अच्छा और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता था, क्योंकि इसमें 7 से 10% तक का रिटर्न भी मिल जाता था। और आपने भी घर में अपने बड़ों को कहते सुना होगा कि घर में कोई एक्स्ट्रा कैश पड़ा हो या फिर सेविंग अकाउंट में कोई पैसा पड़ा हो तो उसको फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी में जमा करवा देना चाहिए। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एफडी के रूल्स और प्रोविजंस जो इनकम टैक्स एक्ट में है उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस वीडियो में अपन क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे एफडी क्यों करवानी चाहिए, किस किस कंडीशन के अंदर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है एफडी से रिलेटेड, एफडी से रिलेटेड टैक्स ट्रीटमेंट की, एफडी के ऊपर कितना टैक्स लगता है या फिर उसके इंटरेस्ट के ऊपर कितना टैक्स लगता है, और एफडी से रिलेटेड टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। एफडी से लोन फैसिलिटी भी मिलती है उसके बारे में भी बात करेंगे। एफडी पर कितना टीडीएस कटता है, टीडीएस जो कटता है उसको कटने से कैसे बचाया जा सकता है, और अगर टीडीएस कट गया तो हमें क्या करना पड़ेगा उस टीडीएस को रिफंड लेने के लिए। और अगर आपकी किसी बैंक में एफडी है तो क्या आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्या आपको कंपलसरी है अगर आपकी किसी भी बैंक में एफडी है तो। सीनियर सिटीजन को एफडी में अलग तरीके के बेनिफिट मिलते हैं, वो क्या बेनिफिट मिलते हैं वो भी अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एफडी के सिर्फ फायदे ही फायदे नहीं है, एफडी से कुछ नुकसान भी होते हैं, तो उन नुकसान यानी कि डिसएडवांटेज की भी बात करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपको देंगे कुछ यूजफुल टिप्स एफडी से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एफडी क्यों करवानी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, एफडी को एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है, यानी कि काफ़ी लोग इसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है एफडी का। और उसी के साथ साथ इसमें एक अश्योर्ड रिटर्न मिलता है, यानी कि गारंटीड रिटर्न मिलता है। यानी आपने किसी बैंक में एफडी करवाई, आपकी एफडी का जो रेट था वो था 6 या 7%, कुछ भी रेट हो सकता है, उस रेट पे आपने एफडी करवा ली। अब आपको वो जो टाइम पीरियड है, अगर आपने 1 साल के लिए एफडी करवाई है तो 1 साल के बाद आपको उतना रिटर्न मिलेगा। अब चाहे जिस बैंक में आपने एफडी करवाई है उसको प्रॉफिट हो रहा हो, उसको लॉस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपने जिस रेट पे एफडी करवाई है आपको उतना रिटर्न मिलना गारंटीड है। इसीलिए एफडी को एक अश्योर्ड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न अपना मिलता है। अब बात आती है, क्या बैंक अगर डूब जाती है तो भी क्या आपको रिटर्न मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ। अगर कोई भी बैंक आपकी डूब जाती है तो उसमें आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है डीआईसीजीसी की तरफ से, जिसका होता है फुल फॉर्म डिपॉजिटर इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि एक आरबीआई की ही सब्सिडरी होती है। ये क्या काम करती है, जितने भी बैंक्स होते हैं उन सभी के कस्टमर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। यानी कि आपने जैसे ही किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवा लिया, आपको इंश्योरेंस मिल गया 5 लाख रुपए तक का। यानी कि अगर आपका उस बैंक में 5 लाख रुपए तक अमाउंट है और वो बैंक डूब जाती है यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाती है तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर आपका किसी पर्टिकुलर बैंक में 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट है और वो बैंक इंसॉल्वेंट हो जाती है तो भी आपको 5 लाख ही मिलेंगे, और अगर आपका 2.5 लाख रुपए है तो आपको 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये सारा काम होता है डीआईसीजीसी का, जो आपको इंश्योरेंस के थ्रू आपका पैसा वापस दिलवाने में मदद करेगी। और एक और बेनिफिट जो होता है एफडी का, वो होता है अगर आप सेविंग अकाउंट में अपना जो बैलेंस रखते हैं और आपको वो किसी काम का नहीं आ रहा है, वो आइडियल पड़ा है बैलेंस, आपको लगता है 1 साल में भी आपके काम नहीं आने वाला है, तो आप उसको 1 साल के लिए एफडी करवा सकते हैं। जिससे क्या होगा, उस पर जो आपको सेविंग अकाउंट में रिटर्न मिल रहा है उससे कुछ ज़्यादा ही रिटर्न आपको एफडी के अंदर मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखने से अच्छा है आप अपनी एफडी करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एफडी से रिलेटेड टैक्स ट्रीटमेंट की। अगर आपकी एफडी के इंटरेस्ट से कोई भी इनकम होती है तो वो पूरी कंप्लीट तरीके से टैक्सेबल होती है, जैसा आपका नॉर्मल टैक्स लगता है। यानी कि आप एक इंडिविजुअल हैं 60 साल से कम के, तो आपकी 2.5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट रहती है। उसके ऊपर की जैसे जैसे इनकम होती है वो टैक्स स्लैब आपको पता होगा, नहीं पता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस अकॉर्डिंग आपके ऊपर टैक्स लगेगा। यानी कि आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से कम है और उसमें आपने एफडी का इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर दिया तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपकी टोटल इनकम साल की 2.5 लाख से ऊपर जाती है तो उस अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो ये 2.5 लाख वाली लिमिट उनके लिए 3 लाख है, और आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनकी ये 3 लाख वाली लिमिट 5 लाख है। अगर कोई सीनियर सिटीजन एफडी के इंटरेस्ट से इनकम करता है तो उसको 50,000 रुपए तक की एडिशनल छूट मिलती है सेक्शन 80 टीटीबी के अंदर। ये क्या है, अगर आपकी एफडी इंटरेस्ट से इनकम 50,000 रुपए हो रही है
तो वो पूरी की पूरी आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर आपकी एफडी इंटरेस्ट से इनकम जो है वो 50,000 से ज़्यादा हो रही है तो वो 50,000 तो वहाँ तक एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके एडिशनल जो इनकम है वो आपकी नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होएगी। तो ये सीनियर सिटीजन को एक अलग से बेनिफिट दिया जाता है 50,000 रुपये तक की डिडक्शन का। अगर कोई 5 साल से ज़्यादा के लिए एफडी करवाता है तो उसको बोलते हैं टैक्स सेवर एफडी। उसमें आपको डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम 80C के अंदर। तो आप एफडी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसकी 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की मिलेगी, और जो 80TTB सीनियर सिटीजन वाला था वहाँ पर आपको इंटरेस्ट की इनकम की डिडक्शन मिलेगी। वो 80TTB वाला केस था सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए, ये 80C वाला केस है सभी के लिए जितने भी टैक्स पेयर होते हैं जो ITR फाइल करते हैं। अब बात कर लेते हैं एफडी के ऊपर मिलने वाले लोन के बारे में। अगर आपने किसी बैंक में एफडी करवा रखी है और आपको इमरजेंसी में कोई फंड की रिक्वायरमेंट है, अब आपको लगता है वो फंड आपको 1 या 2 महीने के लिए ही चाहिए और आपने एफडी जो है लंबे समय के लिए करवा रखी है, तो अगर आप उस एफडी को तोड़वा के उधर से पैसा निकालते हैं तो आपको उसके ऊपर पैनल इंटरेस्ट चार्ज होएगा। यानी कि सपोज आपने एफडी 6% के रेट से करवा रखी थी, वहाँ से आपका 1 या 2% का रिटर्न काट लिया जाता है और आपको रिटर्न जो मिलेगा वो 6% ना मिलकर, अगर आप एफडी को प्री मैच्योर करवा लेते हैं, समय से पहले ही आप एफडी विड्रॉ कर लेते हैं, तो आप पे 1 से 2% का पैनल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और आपको एफडी के ऊपर जो रिटर्न मिलेगा वो 4 या 5% ही मिलेगा अगर आपने 6 या 7% की रिटर्न वाली एफडी करवा रखी है तो। इसलिए आपको एफडी के ऊपर लोन की सुविधा दी जाती है बैंक की तरफ से। इसमें क्या है, अगर आपको लगता है 1 या 2 महीने के लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो आप उस एफडी के ऊपर ही लोन ले सकते हैं। ये जो लोन अमाउंट है वो आपको 90% तक मिल सकता है अपनी एफडी के अमाउंट का। तो सपोज आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवा रखी है लंबे समय के लिए, 1 या 2 साल के लिए, और आपको चाहिए 1 या 2 महीने के लिए कुछ पैसा, तो आप उस एफडी के ऊपर लोन ले सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपकी वो जो एफडी है वो चलती रहेगी, वहां पर आपका पैनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा और आपको जो लोन दिया जाएगा उसका भी रेट कुछ ज़्यादा नहीं होता, आपकी एफडी के रेट से थोड़ा सा ही ज़्यादा रहता है। लेकिन एफडी के ऊपर लोन लेना ही बेटर है अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। लेकिन अगर आपकी एफडी 1 साल की है और आपको पैसा 1 साल के लिए ही चाहिए तो बेटर है कि आप अपनी एफडी को ही प्री मैच्योर करवा सकते हैं। और इस लोन के लिए आपको बैंक के ज़्यादा चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आपका लोन जो है वो अप्रूव हो जाएगा और वो जल्द ही सैंक्शन भी कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एफडी के ऊपर कटने वाले टीडीएस की। अगर आपकी किसी बैंक में एफडी है तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती होगी। तो बैंक क्या करता है, आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको पूरी पे नहीं करता है, वो कुछ पोर्शन तो काट लेता है, वो जमा करवा देता है गवर्नमेंट को, और बाकी जो पोर्शन बच गया वो मिलता है आपको। जो कितना पोर्शन गवर्नमेंट को जाता है वो है 10% और आपको जो मिलता है वो रिमेनिंग 90%। अगर आपने बैंक में पैन कार्ड नहीं दे रखा है तो आपका जो टीडीएस है वो कटेगा 20% की रेट से, और अगर आपने पैन कार्ड दे रखा है तो आपका टीडीएस कटेगा 10% से। अब ये जो टीडीएस का अमाउंट है ये बैंक जमा करवा देता है सीधा गवर्नमेंट को, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है आपकी इस पर्टिकुलर बैंक में कितने अमाउंट की एफडी कराई हुई है। अब पूरे साल भर में आपका जितना भी टीडीएस कटेगा वो पूरा का पूरा टीडीएस आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कि साल भर में किसी भी पार्टी ने आपका कितना भी टैक्स काटा है तो वो सारा का सारा अमाउंट आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाता है। फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करते हैं और उसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है और बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया, अब आपको कैसे पता चलेगा किस बैंक ने आपका कितना टीडीएस काटा है, तो उसके लिए आप फॉर्म 26AS वाली वीडियो देख सकते हैं। अब अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है और बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया तो क्या करेंगे, तो आप जब ITR फाइल करेंगे यानी कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपको वो टीडीएस का जो है वो रिफंड अमाउंट क्लेम कर लेना है। अब बात करते हैं आपकी टोटल इनकम जो है वो टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप टीडीएस कटने से कैसे बचाएं। अब अगर आपका टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है तो आपका टीडीएस कटेगा, उसको रोकने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम ही टैक्सेबल लिमिट से कम है यानी कि 2.5 लाख रुपए से आपकी टोटल इनकम ही कम है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख से कम है, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जिससे आप बैंक को बता देंगे कि हमारी टोटल इनकम इस लिमिट से कम है तो आप हमारा टीडीएस
नहीं काटो। वो क्या होता है? वो होता है फॉर्म 15G। फॉर्म 15G में एक डिक्लेरेशन होती है जिसमें आप डिक्लेयर कर देते हैं कि आपकी टोटल इनकम इस लिमिट से कम है, तो आप जो हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो उस पर TDS नहीं काटो। फॉर्म 15G के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हमारे चैनल पर एक और वीडियो अवेलेबल है फॉर्म 15G से रिलेटेड, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो आप फॉर्म 15G भरकर बैंक को जमा करवा देंगे तो बैंक आपका TDS नहीं काटेगा, जितना आपका इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो पूरा का पूरा आपको पे कर देगा। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी किसी बैंक में FD है तो क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? नहीं, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है FD की इनकम को मिला के, तो आपको ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम FD इंटरेस्ट की इनकम को मिला के टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, टैक्सेबल लिमिट कितनी है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर उससे इनकम आपकी ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर ऑप्शन है, आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप नहीं कर ले। अब बात कर लेते हैं किस किस कंडीशन के अंदर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है FD से रिलेटेड। अगर आप 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट की FD करवाते हैं तो वो जो बैंक है वो सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। उससे क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डिटेल वेरीफाई करता है कि आपने प्रीवियस कुछ ईयर्स में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखी है, तो अगर आपने ITR फाइल कर रखी है तो उसमें कितना इनकम आपने दिखा रखा है। अगर उनको वो कंडीशन सही लगती है तो वो कुछ नहीं करते, अगर उनको लगता है कुछ सस्पिशियस है इसके पीछे तो वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की FD करवाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। कंडीशन है इसमें अगर आपने ITR में कम अमाउंट शो कर रखा है तो। अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन को FD से क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया, 80 TTB सेक्शन के अंदर सीनियर सिटीजन को FD इंटरेस्ट की इनकम पे 50,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलती है। यानी कि उनकी FD इंटरेस्ट से इनकम 50,000 रुपये है तो वहाँ तक उनको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर उनकी 50,000 से ज़्यादा इनकम है तो वो ही इनकम टैक्सेबल होएगी सिर्फ। और कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी कोई भी अलग तरीके से इनकम नहीं होती है, सिर्फ उसकी FD से इनकम होती है, तो उसकी जो टोटल इनकम हो जाएगी 3 लाख रुपए की, तो उसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है और 50,000 की उसको सेक्शन 80 TTB में मिल जाती है। यानी कि उसकी टोटल इनकम अगर 3.5 लाख रुपए तक होती है तो भी उसको इनकम टैक्स 0 पे करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं FD के कुछ डिसएडवांटेजेस की। अगर आप एक टैक्स सेवर FD करवाते हैं, यानी कि आप 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए FD करवाते हैं, तो वो जो आपका अमाउंट है वो 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, तो आप उसको 5 साल तक के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि जितने टाइम पीरियड के लिए आपने FD करवाई है उतने टाइम पीरियड तक आप उस अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कोई FD को प्री मैच्योर करवाते हैं, यानी कि बीच में ही आप पैसा विड्रॉ करते हैं, तो आपके ऊपर लगता है पेनल इंटरेस्ट। यानी कि आपका FD का जो रेट डिसाइडेड था उसमें से कुछ % आपका काट लिया जाता है। एक और जो FD का डिसएडवांटेज है वो है इसका लो रिटर्न। हाँ, ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है लेकिन इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी लो है कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट। आपके पास म्यूचुअल फंड है, इक्विटी है, गोल्ड है, काफ़ी तरह के इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएंगे। उन सभी में आपको रिटर्न रिस्की है लेकिन रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलता है। FD के अंदर रिस्क नहीं है लेकिन रिटर्न जो है वो काफ़ी कम है। एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है FD का वो है कि एक बैंक के अंदर आपका 5 लाख रुपए ही इंश्योर है। यानी कि एक बैंक में अगर आपने 15-20 लाख रुपए की FD करवा रखी है तो वो आपका इंश्योर्ड अमाउंट नहीं है। अगर वो बैंक डूब जाती है तो आपका वो पैसा डूब जाएगा, आपको केवल उस बैंक अकाउंट पे 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो इससे बचने का एक सॉल्यूशन है अलग अलग बैंक में FD करवाएं। एक और डिसएडवांटेज है, अगर आपका TDS कट जाता है और आपकी इनकम जो है वो टोटल टैक्सेबल लिमिट से कम है तो उसके लिए आपको काफ़ी समय का वेट करना पड़ेगा उस अमाउंट को रिफंड पाने के लिए, और उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा जो कि एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ यूज़फुल टिप्स की FD से रिलेटेड। जब भी आप किसी बैंक में FD करवाते हैं तो अगर आप कैश डिपॉजिट करके FD करवा रहे हैं तो आपको उसका सोर्स अपने पास नोट डाउन करके रख लेना है।
कहाँ से ये पैसा आपके पास आया था। क्योंकि अगर आप 2 लाख रुपए से एडिशनल अमाउंट की कैश में एफडी करवाते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। लेकिन अगर आपका वो जेन्युइन सोर्स से पैसा है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमारा इस सोर्स से पैसा आया था, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने नोट डाउन करके नहीं रखा होगा और आपको फ्यूचर में कभी नोटिस आ जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं एक यूजफुल टिप्स सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट अपने नाम से कभी भी ना करें। क्योंकि अगर आप अपने नाम से एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो टोटल इनकम है वो ऑलरेडी 10 लाख से ज़्यादा है, तो आपकी जो एफडी की इंटरेस्ट इनकम होएगी उसके ऊपर भी आपका फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा। तो इससे बेटर है कि आप अपने फैमिली में किसी और के नाम पर वो मनी ट्रांसफ़र कर दें और उसके नाम से एफडी करवा सकते हैं। मनी आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर में किसी को, लेकिन उसके लिए आप एक गिफ्ट डीड बना सकते हैं जिससे आप अपने फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र कर देंगे वो पैसा। अब एक और यूज़फुल टिप्स, अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पता है ऑलरेडी इसमें कम रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर आप एक रिस्क ले सकते हैं तो आप काफ़ी अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। म्यूचुअल फंड हो गया, इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, काफ़ी तरह के इन्वेस्टमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, एफडी में कुछ अमाउंट रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट एफडी में रख के कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम मिलता है। तो ये थे सारे प्रोविजंस इनकम टैक्स में एफडी से रिलेटेड और एफडी के रूल्स। अगर इस पूरी वीडियो को देखने के बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ज़रूर आपकी उस क्वेरी का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। फॉर्म 15G से रिलेटेड वीडियो देखना है तो ये वाला वीडियो देखिए। सेविंग अकाउंट से रिलेटेड ऐसे ही टिप्स देखने हैं तो ये वाला वीडियो देखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।